17,000 लोग क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक जिले में 17,000 आदमी कैसे एक्यूज हो सकता है। और भुवनेश्वर से लगभग 8 घंटे की यात्रा करके हम बहुत सुदूर एक फुलबनी करके जगह है, उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। भारत में जो जगह सुंदर होता है हर कोई कहता है हमारा ये कश्मीर है। तो फुलबनी बिल्कुल वनों से आच्छादित बहुत सुंदर जगह, एकदम शांत जगह। वहां पर जो झगड़े हुए, उस झगड़े में कंप्लेनेंट ने कहा ये 5 आदमी और इनके साथ 100 आदमी, ये 5 आदमी और इनके साथ 100 आदमी। जितनी भी चार्जशीट अभी तक फाइल हुई है उसमें कहा कि ये तो इन्वेस्टिगेशन हो गई है, 173 सबसेक्शन 8 में इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब पिछले 4 साल से पुलिस का परमानेंट काम हो गया है कि इसके पास पैसे हैं तो इसको बुला लो 173 में, इसके पास पैसे हैं तो इसको बुला लो 173 में। 100 आदमी है, कहीं 150 आदमी है। आज उड़ीसा में आज सुप्रीम कोर्ट में उसका इंटरवेंशन का एक एफिडेविट फाइल हुआ और उसमें उन्होंने कहा है कि इतनी ज्यादा अराजकता की स्थिति प्रशासन के कारण हो गई है कि वहां के विद्यार्थी उड़ीसा छोड़कर सुरक्षा की दृष्टि से गुजरात में जाकर पढ़ाई करते हैं। यह सरकार का एफिडेविट है। इस प्रकार का समाज हम खड़ा करेंगे। जब हमारे देश का संविधान बना तो आर्टिकल 5 में हमने सिटीजनशिप दी। हम जो सिटीजन है, कौन से सिटीजन है हम? हाँ जी, नहीं बाय बर्थ है, पर कहाँ के सिटीजन है? भारतीय है। हम हिंदू भारतीय है, मुस्लिम भारतीय हैं क्या? या हम राजस्थानी भारतीय, महाराष्ट्रियन भारतीय हैं क्या? सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हम भारतीय हैं। और इसलिए जब संविधान बना, संविधान सभा में ये चर्चा आई कि माइनॉरिटी कौन होगा, तो भारत के संविधान में माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं है। संविधान में कहीं अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या नहीं की गई है। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग संविधान में 4 जगह आया है, आर्टिकल 29, 30 में, आर्टिकल 348 के, जहां पे भाषाई अल्पसंख्यक के लिए चर्चा है। और प्रमुख रूप से जो आर्टिकल 29 और 30 है उसमें यह कहा गया कि देश में अपनी आस्था, मान्यता, विश्वास, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को अपनाने वाले जो समूह है, उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को, उनकी आस्था और विश्वास को संविधान के द्वारा मूलभूत अधिकार के रूप में संरक्षण प्राप्त रहेगा, उस पर अतिक्रमण नहीं हो सकेगा। ये हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। बाद में इसको परिवर्तित करने का प्रयास हुआ और 1992 में हम माइनॉरिटी एक्ट लेकर के आए। मतलब 92 से पहले ये देश बहुत आराम से चल रहा था। 92 में हमने जो माइनॉरिटी एक्ट लाए उसमें भी हमने माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं करी। उसमें भी हमने कहा कि सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी और अखिल भारतीय स्तर पर हमने रिलीजियस माइनॉरिटी के रूप में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और पारसी, ये हमने ऑल इंडिया लेवल पे माइनॉरिटी करी। इसमें एक बहुत केस है जिसको हमें समझना होगा, BY पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें देश में कुछ राज्यों में जैन समाज माइनॉरिटी है और कुछ राज्यों में जैन समाज माइनॉरिटी नहीं। तो उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेशन बना के माइनॉरिटी कमीशन को दिया और माइनॉरिटी कमीशन ने रिकमेंडेशन करी कि जैन समाज को भी अखिल भारतीय स्तर पर माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। सरकार ने दर्जा नहीं दिया। उन्होंने रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न था कि माइनॉरिटी कमीशन अगर रिकमेंडेशन करता है तो क्या सरकार उस पर एक्ट करने के लिए बाध्य है? सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस धर्माधिकारी का जजमेंट सबको पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये आर्गुमेंट लिया कि भारत में सब पहले भारतीय हैं, माइनॉरिटी शब्द की कोई व्याख्या नहीं है और माइनॉरिटी कमीशन का जो मैंडेट है, जो संविधान ने उनको शक्ति दी है, वो ये दी है कि भारत में भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर जो समूह है उनमें विकास की प्रक्रिया में कहीं पिछड़ापन ना रह जाए,
वो समाज के बराबर कैसे आए, उनमें समाज में एकता और सौहार्द की भावना कैसे स्थापित हो। उन्होंने कहा माइनॉरिटी कमीशन का मैंडेट ऐसे मेजरमेंट, ऐसे सुझावों को सरकार के सामने लाना है जिसके माध्यम से ये सिद्ध हो कि भारत एक और मजबूत कैसे हो, भारत में विवेचकारी भावना कैसे समाप्त हो। माइनॉरिटी कमीशन का ये काम नहीं है कि देश में नई नई माइनॉरिटी ढूंढ के सरकार को सजेस्ट करे कि ये माइनॉरिटी